नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की जो कक्षा है ये मैराथन कक्षा है, जिसके माध्यम से अपन करंट अफेयर के प्रश्नों को कवर करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वो प्रश्न मैंने इस कक्षा में ऐड किए हैं। तो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये कक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से प्रत्येक प्रश्न को देखिएगा। एक एक प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विभाग के लोगों में सम्मिलित वाक्य हैं। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो वर्तमान में जो राजस्थान पर्यटन विभाग है उसका जो लोगो है उसमें कौन सा वाक्य है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पधारो मारे देश। वर्तमान में अपने राजस्थान पर्यटन विभाग का जो लोगो है उसमें जो वाक्य आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा पधारो मारे देश। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए दोस्तों। अपने राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण संस्था है वह है दोस्तों आरटीडीसी, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। आरटीडीसी की स्थापना 1 अप्रैल 1979 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान में जयपुर में स्थित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में जो राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो है वह है दोस्तों पधारो मारे देश। इसके अलावा मैंने राजस्थान पर्यटन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि गत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके ऊपर वीडियो अपलोड कर रखा है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है, अथवा आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, जिसे संक्षिप्त रूप में कहा जाता है FTII, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में FTII के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वह हैं शेखर कपूर। तो हाल ही में बनाए गए थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा एक और प्रकार का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप बताओगे पुणे में स्थित है। पुणे कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये वर्ष 1960 ईस्वी में हुई थी। तो ध्यान में रखिएगा, शेखर कपूर वर्तमान में FTII के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण दिवस हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीवी सिंधु चर्चाओं में रहती हैं, तो इनसे संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो पीवी सिंधु का जो संबंध है दोस्तों वो बैडमिंटन से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा दोस्तों, हाल ही में 8 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुए थे। तो टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है? तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला ऑप्शन है नाओमी ओसाका, दूसरा ऑप्शन है सोफिया केनिन, तीसरा ऑप्शन है नोवाक जोकोविच और चौथा ऑप्शन है एवोसी दोनों। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एवोसी दोनों। तो नाओमी ओसाका जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ओपन को जीता है। तथा जो नोवाक जोकोविच हैं दोस्तों जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने पुरुष एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए दोस्तों। हाल ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का टूर्नामेंट संपन्न हुआ था। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है दोस्तों ये टेनिस से संबंधित टूर्नामेंट है। इसमें पुरुष एकल वर्ग में जो विजेता रहे थे वो नोवाक जोकोविच रहे थे जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। जबकि महिला एकल वर्ग में नाओमी ओसाका जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा टेनिस से रिलेटेड एक और ओपन हुआ था दोस्तों जिसका नाम है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 2021 में जो पुरुष एकल वर्ग में
जो विजेता रहे थे वो नोवाक जोकोविच ही रहे थे, तथा महिला एकल वर्ग में जो विजेता रही थी दोस्तों वो रही थी बारबोरा केजिकोवा। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, बारबोरा केजिकोवा। ये चेक गणराज्य से संबंधित टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रथम बार फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, वर्तमान में किस शहर की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है संघाई, चौथा ऑप्शन है टोक्यो। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो वर्तमान में जिस शहर की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है वह है दोस्तों जापान का शहर टोक्यो। टोक्यो की वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या है। इस नोट के माध्यम से आप विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 शहरों के नाम देख सकते हो। पहले स्थान पर जो शहर है वह है दोस्तों टोक्यो, जो कि जापान का शहर है तथा जापान की राजधानी भी है। यह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है और टोक्यो अभी हाल ही में चर्चाओं में भी रहा था ओलंपिक के कारण। तो इसका प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। दूसरे स्थान पर है दोस्तों दिल्ली, जो कि अपने भारत का शहर है। तीसरे स्थान पर है संघाई, जो कि चीन का शहर है। चौथे स्थान पर है दोस्तों साओ पाउलो, जो कि ब्राजील का शहर है। तो 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर हैं दोस्तों। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अपने भारत में पहली बार पराक्रम दिवस मनाया गया है 2021 में। तो इसका प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पराक्रम दिवस कितनी तारीख को मनाया गया था? तो 23 जनवरी को मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 23 जनवरी 2021 को प्रथम बार अपने भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया है। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए ताकि और जो पॉइंट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन में है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस अपने भारत में मनाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अब पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये फर्स्ट टाइम मनाया गया है और इस साल जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती थी वो 125वीं जयंती थी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, कोई सा भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, मानव विकास रिपोर्ट अथवा आप इसे सूचकांक भी कह सकते हो। तो मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 129वां, दूसरा ऑप्शन है 131वां, तीसरा ऑप्शन है 63वां, चौथा ऑप्शन है 10वां। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 131वां। जो हाल ही में मानव विकास सूचकांक जारी हुआ था उसमें जो भारत की रैंक रही है दोस्तों वो 131वीं रही है। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए दोस्तों ताकि जो भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपके क्लियर होंगे। तो पहला बिंदु है HDI 2020। HDI का मतलब हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें भारत की रैंक रही है दोस्तों 131वीं। फर्स्ट रैंक जिस देश की रही है वो है दोस्तों नॉर्वे। अगला बिंदु है EDBI। EDBI की फुल फॉर्म हो जाती है दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं कारोबारी सुगमता रिपोर्ट। ये 2020 की रिपोर्ट है दोस्तों। इसमें जो भारत का स्थान रहा है दोस्तों वो रहा है 63वां स्थान। ये भी काफी महत्वपूर्ण इंडेक्स है। पहला जो स्थान रहा है वो न्यूजीलैंड देश का रहा है। अगला बिंदु है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021। इसमें भारत का जो स्थान रहा है दोस्तों वो 10वां रहा है। वर्ष 2020 में जो भारत का स्थान था इस सूचकांक में वो 9वां था। तो ये तीनों सूचकांक आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मानव विकास रिपोर्ट आई थी दोस्तों वर्ष 2019 की, उसमें जो भारत की रैंक थी दोस्तों वो थी 129वीं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत का विद्युत उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो अपने भारत की क्या रैंक है दोस्तों विद्युत उत्पादन की दृष्टि से, इसके संबंध में आपको जानकारी देनी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है या 5वां स्थान है। तो कौन सा स्थान है अपने भारत का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से विश्व में? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों तीसरा स्थान है। ये भी
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर की दृष्टि से। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए दोस्तों। जो पहला स्थान है वो अमेरिका का है विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में, दूसरा जो स्थान है वो चीन का है, तथा तीसरे नंबर पर अपना भारत देश आता है। अपने भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र है दोस्तों विद्युत उत्पादन का वो ताप विद्युत से है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि अपने भारत में जो सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होता है वो कौन से क्षेत्र से होता है, या आप कह सकते हो किस प्रकार की ऊर्जा से होता है। तो ताप विद्युत से होता है, जिसे थर्मल पावर भी बोला जाता है। तो ताप अथवा थर्मल विद्युत से सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन अपने भारत में होता है। तो सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से अपने भारत का जो स्थान है विश्व में वो तीसरा स्थान है, फर्स्ट है अमेरिका का। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इसके संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कहाँ आयोजित हुआ था। तो आप उत्तर दोगे दोस्तों पुणे में हुआ था। पुणे कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और जिस यूनिवर्सिटी में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था उसका नाम है दोस्तों सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है दोस्तों इसकी स्थापना 1914 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी, तथा इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में ही हुआ था वर्ष 1914 ईस्वी में। इसके अलावा जो हाल ही में 108वां अधिवेशन हुआ है दोस्तों भारतीय विज्ञान कांग्रेस का, इसकी जो अध्यक्षता की है दोस्तों वो डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने की है। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो थीम रखी गई थी दोस्तों अधिवेशन की वो रखी गई थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, इस नोट को भी ध्यान में रखिएगा। जो 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, ग्लोबल फायर सूचकांक के अनुसार भारतीय सेना का विश्व में कौन सा स्थान है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ग्लोबल फायर सूचकांक के अनुसार जो भारतीय सेना का विश्व में स्थान है वह है दोस्तों चौथा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चौथा स्थान है। जबकि पहले स्थान पर है दोस्तों अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारत के वर्तमान में सीडीएस कौन है। सीडीएस का मतलब हो गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये पद सर्जित हुआ था वर्ष 2019 में। तो अपने भारत के वर्तमान और प्रथम जो सीडीएस हैं दोस्तों वह है बिपिन रावत। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विनोद खन्ना, दूसरा ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, तीसरा ऑप्शन है रजनीकांत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजनीकांत को। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत जी को दिया गया है। इसके अलावा जो 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2018 का वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। इन्हें 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो 30वें नंबर का जो सरस्वती सम्मान दिया गया है जो कि वर्ष 2020 का है ये शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शरण कुमार लिम्बाले। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए दोस्तों ताकि जो भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपके क्लियर होंगे। जो सरस्वती सम्मान 2020 है दोस्तों जो कि 30वें नंबर का सरस्वती सम्मान है ये शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। इनकी जो कृति है दोस्तों वह है सनातन। तो इनकी कृति भी आपको ध्यान में रखनी है। तथा जो 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया था दोस्तों वो वासुदेव मोई को दिया गया था। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है चेक बुक। इस पुस्तक के लिए वासुदेव मोई को 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि जो चेक बुक पुस्तक है ये किसकी है, तो आप बताओगे वासुदेव मोई की है। जबकि सनातन जो करती हैं ये शरण कुमार लिम्बाले की है। ठीक इसी प्रकार एक और सम्मान आता है दोस्तों जिसका नाम है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 2020 जो दिया गया है दोस्तों वो शरद पगारे को दिया गया है।
नाम में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे सरस्वती सम्मान के संबंध में कि 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, तो ये शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। जबकि व्यास सम्मान 2020 जो दिया गया है वो शरद कुमार पगारे को दिया गया है। जो शरद पगारे हैं दोस्तों, इनको जो व्यास सम्मान दिया गया है वर्ष 2020 का, ये इनकी कृति पाटलिपुत्र की साम्राज्य इसके लिए दिया गया है। तो इनकी कृति भी आपको ध्यान में रखनी है तथा इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। तो यहाँ पर शरद है और यहाँ पर शरण है, ठीक है। जबकि वर्ष 2019 का जो व्यास सम्मान दिया गया था दोस्तों, वो नासिरा शर्मा को दिया गया था। इनकी जो कृति थी वो थी कागज की नाव। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक और प्रकार का पुरस्कार है दोस्तों जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकितम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया है। ये मलयालम भाषा के लेखक है दोस्तों। इनका नाम ध्यान में रखिएगा, अकितम अच्युतम नंबूदरी। इनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो ये तीनों पुरस्कार आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। कोई से भी पुरस्कार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सभी पुरस्कार का संबंध साहित्य से है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किन व्यक्तियों को दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा के लिए अनामिका जी को दिया गया है। इनकी कृति है दोस्तों टोकरी में दिंगत। ये कृति ध्यान में रखनी है। ऐसे प्रश्न न पूछकर ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि टोकरी में दिंगत नामक रचना किसकी है? तो आप बताओगे अनामिका की है। ये हिंदी भाषा की राइटर हैं दोस्तों। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है दोस्तों हिंदी भाषा के लिए। जबकि अंग्रेजी भाषा के संबंध में आपसे पूछा जाए कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं ये अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया है, तो उनका नाम है दोस्तों अरुंधति सुब्रमण्यम। अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। इनकी जो कृति है उसका नाम है व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। ये कृति भी आपको ध्यान में रखनी है इनकी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो है दोस्तों जो बाइडन। ये 46वें नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यानी कि प्रेसिडेंट है। तो जो बाइडन अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट है, ठीक है। इनकी जो पार्टी है तो इनकी पार्टी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। इस नोट को भी ध्यान में रखिएगा। जो बाइडन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तथा अमेरिका की ही उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों, जिनका नाम है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। इन दोनों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किन दो व्यक्तियों को चुना गया है? तो उनमें पहला नाम आता है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का, दूसरा नाम आता है अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो उनका नाम है दोस्तों राफेल नडाल। ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। इनको लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। जबकि आपसे एक और प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसी अवार्ड में किसे स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो उनका नाम है दोस्तों नाओमी ओसाका, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। नाओमी ओसाका जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया था महिला एकल वर्ग में। 3 को स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो दोनों ही प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहन कृष्ण बोरा को। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, मोहन कृष्ण बोरा को 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तो ये पुस्तक भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो कोनेरू हम्पी हैं इनका संबंध किस खेल से है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शतरंज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो कोनेरू हम्पी हैं दोस्तों ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको प्रदान कर देता हूँ इस नोट के माध्यम से। कोनेरू हम्पी इनका जन्म विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ है। तो आंध्र प्रदेश राज्य से ये संबंधित खिलाड़ी हैं दोस्तों, जो कि शतरंज की खिलाड़ी। इनका जो खेल है वो है दोस्तों शतरंज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चेस। हाल ही में बीबीसी ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी 2020 का पुरस्कार कोनेरू हम्पी को दिया था। तो ये चर्चाओं में रही थी दोस्तों हाल ही में। इसके अलावा 6 बार ये स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं दोस्तों। तो 6 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी। 2020 में ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। इसके अलावा शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर ये बनी थी वर्ष 2002 में। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं जो कि कोनेरू हम्पी से संबंधित है। पुरस्कार के संबंध में बात करें तो इन्हें वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था तथा वर्ष 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये सभी बिंदु काफी महत्वपूर्ण हैं। तो ये काफी चर्चित खिलाड़ी हैं दोस्तों कोनेरू हम्पी, जिनका संबंध शतरंज खेल से है और इन्हें बीबीसी द्वारा सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी 2020 का पुरस्कार दिया गया था। ये पॉइंट आप विशेष ध्यान में रखिएगा। आपके लिए प्रश्न है दोस्तों जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है, ओलंपिक के इतिहास में वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने पदक जीता था? 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, इनमें से सही ऑप्शन का आपको कमेंट करना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज आपको कमेंट करनी है, जो पदक जीता था वो कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था, कांस्य जीता था अथवा रजत जीता था। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा हाल ही में जो केंद्र सरकार है दोस्तों, उन्होंने इस पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। तो जो मेजर ध्यानचंद थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनके नाम से अब खेल रत्न पुरस्कार अथवा अवार्ड दिए जाएंगे। तो वर्ष 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए थे वो 5 खिलाड़ियों को दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन कौन से वो 5 खिलाड़ी थे, उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहले खिलाड़ी थे रोहित शर्मा, जिनका संबंध क्रिकेट से है। दूसरे जो खिलाड़ी हैं वह हैं दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु, जिनका संबंध पैरा एथलेटिक्स से है। ये ऊंची कूद में पार्टिसिपेट होती हैं दोस्तों। इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था वर्ष 2020 का। तीसरे नंबर के जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है मनिका बन्ना। ये टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी हैं दोस्तों। तो मनिका बन्ना का संबंध टेबल टेनिस से है। चौथे नंबर के जो खिलाड़ी हैं दोस्तों उनका नाम है विनेश फोगाट, इनका संबंध कुश्ती से है। और जो अंतिम नाम है दोस्तों वह है रानी रामपाल। ये जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उसकी कप्तान है। तो इनका संबंध हॉकी से है। तो ये चर्चाओं में रही थी दोस्तों रानी रामपाल। इसके अलावा आपको याद होगा हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुए हैं दोस्तों, उसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वर्ष 2020 में
जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, जो कि अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं, तो उसी में जो शांति का पुरस्कार दिया गया है वो विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। जो विश्व खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी ये 1963 ईस्वी में हुई थी। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23, 92 अकादमी पुरस्कार। अकादमी पुरस्कारों को ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आप उत्तर दोगे दोस्तों पैरासाइट फिल्म को। जो पैरासाइट फिल्म है दोस्तों, इसको 92 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं दोस्तों, उनका नाम है बॉन्ग जून हो, तथा इसी फिल्म को 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिया गया था वर्ष 2020 में। जबकि बेस्ट एक्टर अवार्ड यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया था वो जोआकिन फोनिक्स को दिया गया था। इन्होंने जिस फिल्म में एक्टर की भूमिका निभाई थी उस फिल्म का नाम है जोकर। ये काफ़ी चर्चित फिल्म है दोस्तों जोकर। तो इसी के एक्टर थे जिन्हें 92 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो नाम ध्यान में रखिएगा, जोआकिन फोनिक्स। अब इस नोट को आप ध्यान में रखिएगा, हाल ही में 93 ऑस्कर अवार्ड की घोषणा कर दी गई है दोस्तों वर्ष 2021 में। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है और इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, दोनों के ही फैक्ट आपको ध्यान में रखने रहेंगे। तो 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है नोमैडलैंड को। ये फिल्म काफ़ी चर्चित फिल्म है जिसे 93 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं दोस्तों उनका नाम भी आप ध्यान में रखिएगा, क्लो झाओ। क्लो झाओ नोमैडलैंड जो फिल्म है इसके डायरेक्टर हैं। इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया है 93 ऑस्कर अवार्ड में। इसके अलावा 93 जो ऑस्कर अवार्ड है दोस्तों, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जिन्हें दिया गया है उनका नाम है एंथोनी हॉपकिंस। इनकी जो फिल्म थी दोस्तों द फादर, इसमें इन्होंने किरदार किया था, उस किरदार के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ये नाम महत्वपूर्ण है, एंथोनी हॉपकिंस। इनकी फिल्म है दोस्तों द फादर। इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है 93 ऑस्कर अवार्डों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लेखक अथवा लेखिका है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, इसका प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग जो पुस्तक है इसकी लेखिका है दोस्तों, जिनका नाम है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। ये नीदरलैंड की 29 वर्षीय लेखिका हैं दोस्तों, तथा एक सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 की विजेता हैं। तो ध्यान में रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जिन लेखिका को दिया गया है उनका नाम है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। ये नीदरलैंड की हैं दोस्तों और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का 7वां संस्करण किस टीम ने जीता था? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको पता होगा गत वर्ष T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का टूर्नामेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जो कि 7वां संस्करण था। तो ध्यान में रखिएगा, T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का जो 7वां संस्करण जीता है वो ऑस्ट्रेलिया की ही टीम ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 5वीं बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, गलत युग्म को चुनिए। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 26 के माध्यम से जो भारतीय सेना है अपनी, उसके जो भी प्रमुख युद्ध अभ्यास होते हैं उसके संबंध में जानकारी प्रदान करूंगा। युद्ध अभ्यास से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। पहला युग्म है दोस्तों भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य युद्ध अभ्यास। अब सेनाओं में 3 प्रकार की सेनाएं आ जाती हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। तो अलग अलग सेनाओं के अलग अलग युद्ध अभ्यास होते हैं। तो भारत और फ्रांस इन दोनों देशों की जो सेनाओं के मध्य विभिन्न प्रकार के युद्ध अभ्यास होते हैं, उनमें पहला नाम है गरुड़, दूसरा नाम है वरुण, तीसरा नाम है शक्ति
चौथा नाम है डेजर्ट नाइट 21। दूसरा युग में है भारत और यूएसए। यूएसए का मतलब हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य जो भी प्रमुख युद्ध अभ्यास होते हैं उनमें पहला नाम है वज्र प्रहार, दूसरा नाम आता है कोप इंडिया, तीसरा नाम है युद्धाभ्यास। ये सभी भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास होते हैं। तीसरा युग में दोस्तों भारत और इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया की जो सेना है उनके मध्य भी संयुक्त युद्धाभ्यास होते हैं। उनमें पहला नाम आता है समुद्र शक्ति, दूसरा नाम आता है गरुड़ शक्ति। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो संयुक्त युद्धाभ्यास होता है दोस्तों उसका नाम है मित्र शक्ति। क्या नाम है? मित्र शक्ति, न कि मैत्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको गलत युग्म चुनना था, तो यहाँ पर जो गलत युग्म है वह है ऑप्शन नंबर डी। इस नोट को भी ध्यान में रखिएगा। भारत और श्रीलंका की सेनाओं के मध्य जो संयुक्त युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है दोस्तों मित्र शक्ति। ये थल सेनाओं के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास होता है। तो ध्यान में रखिएगा भारत और श्रीलंका के मध्य जो संयुक्त युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है मित्र शक्ति। दूसरा है भारत और थाईलैंड की सेनाओं के मध्य जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है मैत्री, जो कि थल सेनाओं का युद्धाभ्यास है। इसका प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला है भारत यूएसए यानी कि अमेरिका और जापान। तो भारत, अमेरिका और जापान तीनों देशों की सेनाओं के मध्य एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास होता है दोस्तों जिसका नाम है मालाबार, जो कि नौसेनाओं का युद्धाभ्यास है। तो ध्यान में रखिएगा मालाबार भारत, अमेरिका और जापान तीनों देशों की जो नौसेना है उनका संयुक्त युद्धाभ्यास है। हाल ही में नवंबर 2020 में जो ये मालाबार युद्धाभ्यास हुआ था इसमें ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने भी भाग लिया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से आज की मैराथन कक्षा थी जिसमें अपन ने 26 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं। साथ में मैंने आपको वाक्य सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करवा दिए। एक और मैराथन कक्षा में अपलोड करूंगा जो कि अपनी प्रश्न नंबर 27 से स्टार्ट होगी। उसके माध्यम से अन्य जो भी प्रश्न है वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो निश्चित रूप से आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी दोस्तों। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने ऐड किए हैं इस कक्षा में। 3 प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस कक्षा को देखने के लिए। कक्षा को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा अन्य वीडियो के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हो। धन्यवाद।